हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं 12th का एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में लेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो है कंडक्टेंस, चालकता। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। और जो इसका थर्ड पार्ट होगा और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टेंस, चालकता के बारे में। और इस पार्ट का सबसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, विद्युत चालक। तो देखो, विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या है? तो ऐसा कोई भी मैटर, सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो और चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, अगर उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो सकता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझ गए बच्चों? ऐसा कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस अवस्था में हो और चाहे द्रव अवस्था में हो, अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो वो कहलाता है विद्युत चालक। ये जो करंट फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर में, ये या तो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण होती है या फिर उनमें आयंस के माइग्रेशन के कारण पाई जाती है। समझिए बच्चों कि ये जो चालकता है, विद्युत चालक जो होते हैं उनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो या तो इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण होता है या फिर उनमें आयनों के अभिगमन के कारण पाया जाता है। तो इस तरह से द मैटर विच allow the passage of electrical current are called, ठीक है, electrical conductors. It is due to flow of electrons or migration of ions in the presence of electric field. मतलब जो करंट फ्लो होने की, इलेक्ट्रिकल जो करंट फ्लो होने की जो टेंडेंसी है या प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने या आयंस के माइग्रेशन के कारण पाई जाती है। ठीक है, पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। इनमें चालन जो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों या आयनों के अभिगमन के कारण पाया जाता है। अब हम एग्जांपल्स देखें तो सारे मेटल्स आते हैं, एलॉयज हो गए, इसके अलावा ग्रेफाइट है। ये जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं और अगर इन्हें लिक्विड स्टेट में भी ले लिया जाए तो भी इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मिलेगा। इसके अलावा जो सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी फ्यूज्ड स्टेट मतलब उनको पिघला लिया जाए या फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, जलीय विलयन लिया जाए, तो भी इनमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है पास होता है। और ये किसके कारण होता है? उसमें आयनों के अभिगमन के कारण, उनके माइग्रेशन के कारण। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कैटाइन और एनाइन अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं, तो मिलता है। और अब हम आ जाते हैं, तो ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नॉन कंडक्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, विद्युत कुचालक। समझिए बच्चों कि नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, कुचालक। तो सीधा सा है कि ऐसा कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो और चाहे लिक्विड स्टेट में हो, अगर उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होता और ना ही हो सकता, तो ऐसे मैटर को ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, विद्युत कुचालक। ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत कुचालक। इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही इनमें आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्रकार का माइग्रेशन शो कर सके। इसलिए ये किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। जैसे, ठीक है, ग्लास है, वुड है, मतलब कांच हो गया, लकड़ी हो गई, रबर है, प्लास्टिक है,
क्ले है, सिलिकेट्स हैं, सिलिका है, डायमंड है, इस तरह के बहुत सारा मैटर है जो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन शो करता है। तो इस तरह से मैंने दोनों की डेफिनेशन बताई, आप इनको नोट कर लें। अब हम आते हैं, इसके बाद जो है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, विद्युत चालकों के प्रकार। तो देखो, जो कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, समझ गए ना, धात्विक और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चालक। तो देखो, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मतलब है कि ऐसे कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन या फ्लो होने से पास होता है। मतलब है कि ऐसे कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से पाया जाता है या पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। समझ गए बच्चों कि ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण पाया जाता है, इनमें किसी भी प्रकार का मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। समझ गए कि मतलब ये है कि द कंडक्टर्स इन विच flow of electrical current is due to flow of electrons only, there is no flow of matter। मतलब इनमें मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ऐसा होने से जो मैटर है या हम कहें जो कंडक्टर है, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। समझ गए, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखेंगे हम। और इसके एग्जाम्पल हैं मेटल्स हो गए, एलॉयज हो गए, ग्रेफाइट है और अदर सॉलिड कंडक्टर्स। जितने भी सॉलिड कंडक्टर्स हैं उन सब में इस तरह का जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण मिलता है। अब देखो, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आ जाएं तो पहला पॉइंट ये है कि इस तरह के कंडक्शन में जो है किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं आएगा। किसमें, जो कंडक्टर है, मतलब वो ना तो डिकम्पोज्ड होगा, ना केमिकली कोई चेंज आएगा, ना ही फिजिकली कोई चेंज आएगा, पहला। दूसरा होता है कि इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। मतलब ये है कि वायर अगर एक सी थिकनेस वाला है तो वो कितने समय तक लगा रहे, उसकी थिकनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से देयर इज नो फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा चालक में। देयर इज नो एनी डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, इस तरह के कंडक्शन में किसी भी प्रकार का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता कि कोई भी कंडक्टर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होता। कंडक्टेंस जो है डज नॉट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम। अब हम ये बता दें कि अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो चाहे कितने भी समय तक पास होता रहे, उसकी कंडक्टेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस जो है प्रोड्यूस ना हो तो। समझ गए ना, मतलब है कि समय के साथ चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आता है कि कंडक्टेंस जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब है कि जैसे जैसे कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, समझ गए ना, वो डिक्रीजेस होती है। अब ये क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी के कारण जो मेटल कैटाइंस हैं, जिन्हें हम कर्नेल्स बोलते हैं, वो वाइब्रेट होने लगते हैं और उनके वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में एक प्रकार का रेजिस्टेंस आता है। इसी रेजिस्टेंस के कारण ही इलेक्ट्रिकल करंट जो है पास धीरे धीरे होने लगता है और यही कारण है कि उसमें क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मेटल आयंस कर्नेल्स व्हिच प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। ताप में वृद्धि से
चालकता घटती है, क्योंकि आयन जो है, धातु आयन, वो कंपन करने लगते हैं और इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। समझ गए ना? तो इस तरह से चालकता टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। इसके अलावा ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, किंतु फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि फैराडे लॉ तो डिकम्पोजिशन से जुड़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़ा है। चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, इसलिए फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते, लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। समझ गए बच्चों कि ये ओम के नियम का पालन करते हैं, किंतु फैराडे नियम का पालन नहीं करते। इस तरह से तो समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से मैंने क्या बताया आपको, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंडक्शन या कंडक्टर्स। तो आप इसे नोट करें। अब हम इसका जो कंडक्टर्स थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, उनका सेकंड टाइप लेते हैं और वो है आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक। अब देखो ये क्या होते हैं, मतलब है कि ऐसा कोई भी मैटर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उनमें कैटायन और एनायन के माइग्रेशन के कारण पाया जाता है। समझ गए ना? मतलब जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो कैटायन और एनायन अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं, और इन्हीं माइग्रेशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास हो जाता है। समझ गए बच्चों कि ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो कैटायनों और एनायनों के अभिगमन के कारण पाया जाता है। ये आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि द कंडक्टर्स इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू migration of cations and anions toward positively charged electrodes and also matter transfer। और इसमें ये भी बता दूं कि जब इस तरह से कैटायन और एनायन माइग्रेशन होता है तो चूंकि कैटायन और एनायन मैटर है, तो इस तरह से इस कंडक्टेंस में मैटर का ट्रांसफर भी होता है। अर्थात धीरे धीरे कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोड्स पर क्या होने लगते हैं, डिकम्पोज्ड हो, जो मतलब है डिस्चार्ज हो जाते हैं, और मैटर जो था वो डिकम्पोज्ड हो जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है फ्यूज्ड सॉल्ट, गलित लवण, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। हम सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना दें, पानी में विलयन बना दें, तो इन सब में इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है, क्योंकि इनमें फ्री आयंस होते हैं। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉल्यूशन में, उनमें केमिकल चेंज भी आता है और फिजिकल चेंज भी होता है। क्यों होता है? केमिकल चेंज का मतलब होगा कि कैटायन और एनायन जो है अपने न्यूट्रल एटम्स में चेंज हो जाते हैं, केमिकली चेंज हो गए। फिजिकल चेंज तो हो ही जाएगा, मैटर बदल जाता है। जैसे NaCl है तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो पहले Na+ था वो Na सोडियम में कन्वर्ट हो गया, तो वो केमिकली चेंज हो गया। NaCl से दोनों एलिमेंट्स अलग हो गए, दोनों आयंस अलग हो गए, तो वो फिजिकली भी अलग दिखने लगेंगे। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। समझ गए बच्चों? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पदार्थ बिल्कुल ही बदल जाता है विद्युत अपघटन के बाद। दूसरा है देयर इज मैटर डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। मतलब ये होगा कि इसमें चूंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होने से कैटायन और एनायन अपोजिट इलेक्ट्रोड में जाते हैं और वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है जो इलेक्ट्रोलाइट था या हम कहेंगे जो सब्सटेंस था वो डिकम्पोज्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। समझ गए ना? मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस चलता है, पदार्थ धीरे धीरे अपघटित हो जाता है, अर्थात धनायन और ऋणायन अलग हो जाते हैं, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन।
तीसरा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम। हाँ, ये भी बता दूं कि अगर सॉल्यूशन में लगातार करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए रखा जाए तो धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना कम होता जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आइंस धीरे धीरे इलेक्ट्रोड्स पर क्या होते जाएंगे? डिस्चार्ज होते जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ आइंस डिक्रीज होते जाएंगे और धीरे धीरे करंट जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना धीरे धीरे कम होता जाएगा और अंत में बंद हो सकता है। तो इस तरह से मतलब ये है कि विद्युत अपघटन जो होगा समय के साथ बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे समय के साथ विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य की सांद्रता डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है, कि कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, समय के साथ चालकता घटती है। फिर आता है कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ आइंस इंक्रीजेस विद, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसमें क्या होगा कि टेम्परेचर के कारण जो थर्मल एनर्जी मिलती है आइंस को, उसके कारण आइन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है और बढ़ जाने से इलेक्ट्रिक करंट जल्दी पास होगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल करंट जो है और ज़्यादा बहने लगेगा, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी। तो ताप वृद्धि से चालकता बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि आयनों, यहाँ लिखना है, क्योंकि आयनों की गति जो है बढ़ जाती है। समझिए बच्चों, मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनों की गति बढ़ जाएगी और इस तरह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। और ये जो ओबेज द ओम्स लॉ ऑन फैराडे लॉ, ये ओम्स लॉ को भी फॉलो करते हैं, फैराडे लॉ को भी फॉलो करते हैं। हम फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये होते हैं, ठीक है, कौन से कंडक्टर? आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो हमने दोनों प्रकार के कंडक्टर्स देख लिए, दोनों की हमने क्या देख ली? कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के एग्जांपल्स। तो अब हम इसके बाद अगला वीडियो जो लेंगे जिसमें हम लेंगे कंडक्टेंस के बारे में, उसके टाइप्स और उसका मेजरमेंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।